महाकुंभ में आध्यात्म संस्कृति के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं, अलग अलग संतों से मुलाकात हो रही है, तो कुछ वैरागी भी मिल रहे हैं। ऐसे एक वैरागी मेरे साथ हैं, अभय जी हैं, और इनका स्वरूप आप देखिए तो इनके स्वरूप से आपका इनका जो वैरागपन है वो समझ में आएगा। पर इनकी एक विशेषता है, इन्होंने आईआईटी बॉम्बे से इंजीनियरिंग की है और उसके बाद अचानक इनका मन हुआ और इन्होंने वैराग धारण कर लिया। क्या कहानी थी अभय जी समझेंगे। अभय जी, ये जो कहानी है आपकी, सबसे पहले तो ये कि एरोस्पेस में आपने इंजीनियरिंग की आईआईटी बॉम्बे से। आईआईटी जाना यूथ का सपना होता है और वहाँ जाने के लिए एक बड़ी मेहनत करनी होती है। तो आपने पहले मेहनत की, आईआईटी पहुँचे और फिर उसके बाद अभी जो स्वरूप हमें आपको दिख रहा है, पहले तो वो कहानी कि आप आईआईटी जाने के लिए क्या मेहनत की, कैसे क्या किया। तो इसमें तो सबसे पहले तो जो कि मैं बहुत छोटे शहर से हूँ ना, झज्जर में। तो मुझे तो 12th तक तो पता ही नहीं था आईआईटी के बारे में कि कुछ होता है। फिर वहाँ पे कोई तो आया था स्कूल के अंदर कि हाँ ये ऐसे ऐसे है। फिर उससे थोड़ा पता चला कि अच्छा ये कोचिंग वोचिंग भी, ये सब चीज़ें भी होती है। तो वो सब पता चल के फिर जैसे 12th के बाद 1 साल ड्रॉप किया, फिर दिल्ली गया, वहाँ पे कोचिंग में पढ़ाई की। तो फिर हाँ हो गया, मतलब माइंड तो शार्प था ही। हो गया। कितनी रैंक आई आपकी आईआईटी? मेरी थी 731। फिर उसके बाद वो रैंक आने के बाद एरोस्पेस इंजीनियरिंग चुनना, मतलब एरोस्पेस इंजीनियरिंग चुनने के पीछे का मकसद, क्योंकि उस समय पे आमतौर पर सीएसआईटी जैसी फील्ड, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बाकी चीज़ें लोग जाते थे। एरोस्पेस इंजीनियरिंग चुनने के पीछे का मतलब पैसे से तो मेरे को पहले से भी नहीं था ना। आईआईटी तो मैं इसलिए जा रहा था कि बड़ा कॉलेज होगा तो घर वाले दूर जाने के लिए मना नहीं करेंगे। गवर्नमेंट कॉलेज में जाओगे, प्राइवेट में जाओगे तो बोलोगे इतना पैसा लगा रहे हैं, इतना दूर क्यों जा रहा है। आईआईटी है तो मुंबई भी जा सकते हो, दूर भी जा सकते हो। तो सबसे पहले तो मैंने यही देखा था कि मुंबई जाना है, दूर जाना है। अब फिर रैंक के हिसाब से मैं देखा कि ये एरोस्पेस सही चीज़ है यार, इंटरेस्टिंग होगा, कुछ पढ़ने वढ़ने में मज़ा आएगा भाई। तो उसके हिसाब से चूज़ किया। वो सब नहीं सोचा मैंने कि हाँ ये सीएस में ज़्यादा जो प्लेसमेंट लगती है ये सब। एरोस्पेस इंजीनियरिंग चुनना, उसकी पढ़ाई करना, उस दौरान कैसे क्या रहा, और मतलब मतलब एरोस्पेस में जैसे गए स्टार्टिंग में, तो शुरू में तो एज ए जहाँ तो तुम जाते, जैसे हम तो इंग्लिश में नहीं बोलते थे स्कूल में भी, कहीं पे भी। और वहाँ पे इंग्लिश में लेक्चर हो रहे, इंग्लिश में प्रेजेंटेशन देनी होती थी। पहली प्रेजेंटेशन तो गला ही सूख गया था मेरा क्योंकि वो बोलने भी नहीं आ रहा है वो। धीरे धीरे तुम सीखे। फिर हाल में जैसे मुंबई में एक्सपोजर मिला तो समझ में आया कि दूसरी चीज़ें भी होती हैं। जैसे ह्यूमैनिटीज़ वाला डिपार्टमेंट था वहाँ पे, तो वहाँ पे मैंने फिलोसफी के, ये सब के, पोस्ट मॉडर्निज्म, एपिस्टेमोलॉजी, ये स्टडी ऑफ नॉलेज जिसको बोलते हैं। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के साथ पढ़ सकते थे वहाँ, मतलब ह्यूमैनिटीज। मतलब वैसे डिपार्टमेंट होते हैं, इलेक्टिव कोर्स होते हैं, तुम कोई कोर्स हाँ दूसरे डिपार्टमेंट जाके भी कर सकते हो। तो मैं उस वाले में करता था, और एक आईडीसी जो डिपार्टमेंट है डिज़ाइन वाला, उस वाले के कोर्स करता था। उसमें वाला कोर्स क्यों करते थे? वही चूँकि इंटरेस्ट था ना उसमें। डिजाइनिंग में क्या इंटरेस्ट? मतलब जैसे बचपन से ही मेरे को ड्राइंग में, इन सब में बहुत इंटरेस्ट है। मैंने तो पोएम भी बहुत लिखी है ना, बहुत कुछ किया ना भाई आईटी में। मैंने प्ले भी डायरेक्ट किए हैं, पोएम्स भी लिखे हैं, मतलब पोएम रेसिटेशन ये सब भी। उसके बाद ये जैसे पेंटिंग में, जैसे मैं हॉस्टल का भी वो फाइन आर्ट सेक्रेटरी था, ये सब था। बहुत सारी चीज़ें की, उसमें भी मेरे को जैसे अवार्ड वगैरह भी मिला, ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड, ये सब भी आईआईटी से भी। कैसी पोएम लिखते थे आप, कौन सी टाइप की? मतलब जैसे पहले तो हिंदी में बहुत लिखते थे, जैसे 11th-12th में थे उस टाइम पे, तो उसमें तो पूरा भर दिया था मैंने। एक बार तो मैंने 12th में अपने फिजिक्स के टीचर के ऊपर लिखी थी इतनी बड़ी पोएम वो बार बार ऐसे जीव निकाल देते, तो जैसे शक्तिमान होता है ना, उसका नाम मैंने दिया था जीव मान। तो मतलब थोड़ा स्पूफ टाइप का था, जो फेयरवेल थी ना तब सुनाया था। उसमें तो कर सकते हैं ना, वो इंटरेक्शन वैसा वाला होता है। अच्छा, फिर आपने जो कहा कि जिस तरीके से आप जो डिजाइनिंग का कोर्स था वो आपने मतलब उसकी पढ़ाई शुरू करी या वो चीज़ें भी पढ़ी, उसका क्या इम्पैक्ट रहा, और ये जब आपकी पढ़ाई ये खत्म हुई फिर उसके बाद क्या रहा? मतलब वो सवाल मैं वही बोल रहा ना, जैसे सवाल जो है उसको तुम यूनिटी में देखोगे तो तुमको समझ में आता है कि वो आईआईटी में गया मैं, फिर वहाँ पे मुझे ऐसे लगा कि यार अब क्या करूँ मैं आगे, अब मेरे को लाइफ में क्या करना है। जो गोल अभी तक डिसाइड किया था वो तो हो गया अचीव, कि हाँ आईआईटी में जाना है, दूर जाना है, इससे निकलना है, वो हो गया। अब क्या करना है, क्या करना था फिर? हाँ तो फिर उसके लिए सवाल में, उसी के लिए तो मैं फिलोसफी कोर्सेज पढ़ रहा था। फिर मुझे समझ में आया तो कुछ बता ही नहीं रहे वो टीचर से मेरी बहुत बहस होती थी बाद में भी, कि मैं कहा सर आप प्रैक्टिकल तो कुछ बताओ ना, कि जो लाइफ में जो यूज़ कर सके। मतलब थ्योरी में तो ठीक है, उसने ये कहा, उसने ये कहा, वो सब ठीक है, बट मैं क्या करूँ
वो तो बताओ। बट वो फिर इतना समझ में नहीं आया, तो फिर फाइनली वही समझ में आया कि जो तुमको पसंद है वो चीज़ करो। वो चीज़ तुम ज़्यादा लंबे समय तक कर सकते हो, ज़िंदगी भर कर सकते हो, तो अपनी ज़िंदगी उसमें डिवोट कर सकते हो तुम। तो फिर मैं डिज़ाइन वाली साइड में आया। डिज़ाइन वाले में भी वही है, स्टार्टिंग में नहीं हुआ तो फिर कोचिंग में 1 साल फिजिक्स पढ़ाया मैंने, जो कि वो आईआईटी की हुई थी, तो वो इजी, सबसे इजी जॉब वही था। उसमें ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं, तुमको तो आता ही है ऑलरेडी वो सब। तो और वो मिल भी इजीली जाती है और सैलरी भी बढ़िया होती है। और उस टाइम पे भी जैसे तुम फ्री हो तो मैं स्केचिंग की प्रैक्टिस करता रहता था वहाँ पे बैठे बैठा चाय की दुकान में, उस सब में। मतलब स्केचिंग का भी बचपन से मामला वो था, आपको स्केचिंग अच्छी आती थी? हाँ, ड्राइंग वगैरह तो बचपन से ही बहुत अच्छी आती थी मेरे को, लाइव बना देता था मैं। उस फील्ड में फैमिली ने नहीं कहा आगे बढ़ जाओ? नहीं 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 नहीं, वो तो उल्टा उल्टा घसीटा डाला। एक जो बेसिकली एक ड्राइंग का टीचर था, वो स्कूल में रहता था, हॉस्टल में, स्कूल के ही। तो मैं ऐसे शाम को जाता था साइकिल में, 2-3 किलोमीटर दूर था, सीखने के लिए ड्राइंग ऐसे। तो 2-3 दिन तो गया, उसके बाद उसने 3D ऐसे शेडिंग वेडिंग सिखाई ये सब। फिर बाद में उसने खुद ही बोल दिया, बोला कि नहीं नहीं तो कल मत आना। कुछ तो फरवरी का टाइम था, बोला एग्जाम आ रहे हैं, पढ़ाई पे ध्यान दे। तो पढ़ाई में बहुत अच्छा है, ये सब चीज़ों में मत पढ़। क्योंकि वो ड्राइंग वाला टीचर खुद ही सोचता होगा, यार देखो मेरा करियर इतना अच्छा नहीं है, जबकि ये तो बहुत कुछ कर सकता है। वो सोच ही अलग होती है ना लोगों की। फिर आपने इंजीनियरिंग खत्म करी, आपने 1 साल पढ़ाया, फिर आपने डिजाइनिंग का जो ये था कंपटीशन, इसको क्रैक किया। फिर डिज़ाइन में जैसे मास्टर्स में डिग्री में एंटर किया मैंने। वहाँ पे डिग्री में फिर वो बहुत सारी चीज़ें जो पहले सीखी थी वो थोड़ी स्ट्रक्चर तरीके से सीखी अब। 2014 में? 2012-13 के बीच में फिजिक्स का जॉब किया, 13 से 15 मास्टर्स। उस टाइम पे बीच में भी जैसे मैंने इंटर्नशिप में, जैसे आईआईटी की जो बीच में जो इंटर्नशिप का टाइम होता है ना 2 महीना, उस 2 महीने में, पहले वाले 2 महीने में तो मैं ये पूरा उत्तराखंड घूम के आया था, फोटो कैमरा लेके। मैं बता रहा, मैं खुद से सीख रहा था, तो कैमरा लेके पूरा उत्तराखंड में फोटोग्राफी कर करके प्रैक्टिस करना, वही सब। कैमरे का भी इंटरेस्ट था? हाँ वही ना। तो दूसरी वाली इंटर्नशिप में फिर मैंने वो जो डिज़ाइन इंस्टीट्यूट की कोई प्रोफेसर थी, उनके साथ एनिमेशन फिल्म में काम किया। मैं ऐसे सीख लिया। मैंने तो वोग में भी काम किया ना, वोग जी की सब में भी, फैशन फिल्म्स में भी काम किया। इतनी ढेर सारी जगहों पर काम करने के बाद ये अचानक से वैराग कैसे? तभी तो वैराग है, मतलब तुम देख लेते हो ना चीज़ें कि यार ये संसार में ऐसे है, क्योंकि नहीं देखते तब तक तुमको फैसिनेशन रहता है उस चीज़ का। दूर से बढ़िया लगती है ना घास, भाई दूर के डोल सुहावने हैं भाई, तो तब तक तुमको लगता है कि यार ये कैसे होते होंगे, यार ये तो बड़े खुश लगते हैं ये लोग। बट तुम जाके वहाँ पे देखते हो कि यार ये कुछ नहीं है, तो नोटक किए ऊपर ऊपर की, कुछ खुश नहीं है ये लोग, दिखते ऐसे है बस। तो तुमको अपने आप ही उस चीज़ से तुम ऊपर उठ जाते हो ना कि हाँ नहीं इसमें तो नहीं, आगे बढ़ो, हाँ कुछ और देखते हैं, और आगे बढ़ो, कुछ और देखते हैं। वैसे करते करते तो बहुत कुछ हुआ। उसके बाद फिर मैंने मास्टर्स में पास हुआ। वैसे तो मेरा प्लेसमेंट हुआ था इसमें UI UX में, उसमें भी बढ़िया पैकेज मिलता है वैसे। कितने का पैकेज? मतलब उस टाइम पे जैसे वहाँ पे 12 के आसपास का मिला था। वो डिज़ाइन के हिसाब से बहुत बढ़िया है, मतलब IIT में के हिसाब से तो नॉर्मल हो जाएगा, बट वो डिज़ाइन के हिसाब से बढ़िया है। तो उसमें कूपन दुनिया करके कंपनी है ना एक, तो उसमें इसकी वेबसाइट वगैरह डिज़ाइन करना, ये सब का काम मिला था। बट फिर मेरे को प्रोफेसर ने ट्रैवल फोटोग्राफी का जो ऑफर कर दिया वहाँ पे इंस्टीट्यूट में ही। फिर मैं कहा ये तो ड्रीम लाइफ है, इसके लिए तो लोग जीते हैं कि भाई तुम घूमो फिरो, फोटोग्राफी करो, पैसे भी मिल रहे हैं तुमको सैलरी में, और तुम्हारा खर्चा भी वो लोग उठा रहे हैं। तो फिर मैंने उसमें चला गया। फिर बहुत घूमा मैं, सिक्किम गया, केरला गया, फोटोग्राफी की, उस साइड स्पीति साइड गया, बहुत ट्रैवल किया, अरुणाचल गया। तो ये सब कर करके फिर, लेकिन वो 15-16 के आसपास की बात है, मतलब 16-17? 15-16, हाँ 2016 के बात है। क्या हुआ? उब गए उससे, मतलब उससे भी वो खत्म हो गया। बोला कि नहीं यार इससे तो नहीं है, इससे तो अकेला इंसान ऐसे ही जिंदा घूमता रहता है बस यहाँ वहाँ। ठीक है देख लिया, कितना पहाड़ को देखोगे यार। मतलब ठीक है देख लिया, तो मतलब ब्यूटी है उसमें। तो वो चीज़ फिर खत्म हो गई, और कहीं ना कहीं ऐसे अंदर थक गया, मतलब ऐसा लगा कि यार बहुत थक गया तो, चूंकि एक के बाद एक ही चीज़ किए जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है। रूटीन नहीं चाहिए, कुछ अलग चाहिए। हाँ, जो कि देखो ना पूरी लाइफ में यही हो रहा है ना कि स्ट्रगल ही स्ट्रगल। लाइक पहले IIT के लिए तैयारी की, फिर वहाँ पे फिर वो ढूंढा कि क्या करना है, फिर उसमें एडमिशन नहीं हुआ, फिर से उसके कोचिंग में वहाँ पे जाके पढ़ाया ताकि इसका एंट्रेंस क्लियर किया, फिर यहाँ पे ऐसे किया। इसलिए कि तुम हमेशा स्ट्रगल वाला पाथ ही चूज़ कर रहे हो जानबूझ के। आसान वाली चीज़ चूज़ कर ही नहीं रहे हो कभी भी। तो फिर ऐसा लगा यार थक गए हो यार तुम बहुत,
अभी थोड़ा आराम करो। तो आराम के लिए क्या किया फिर आप? ये सब छोड़ के वहाँ चला गया धर्मशाला, वो धर्मकोट करके ऊपर वो गाँव है ना। हिमाचल में? हाँ हिमाचल में, तो जलाईलामा जहाँ पे रहते हैं उसके ऊपर। तो वहाँ पे फिर मैंने सोचा कि बेसिक चीज़ें सीखेंगे अब लाइफ की, शांत, ये खाना बनाना सीखे। वहाँ पे फिर मैंने एक्सेप्टेंस वाली चीज़ को समझा कि तुम्हारे मन में जो भी विचार आ रहे हैं, जो भी तुम हो, उसको एक्सेप्ट करना सीखो। तो मैं वहाँ पे ऐसे जैसे डायरी थी, वाटर कलर पेंटिंग चालू किया मैंने, वाटर कलर करता था, वो साथ में लिखता था। तो 2-3 डायरिया ऐसे ही कि ऐसे कुछ विजुअल बनाया और उसके बारे में कुछ लिखा ऐसे विचार। तो बस वही करता रहता था, वही करता रहता था। फिर वहाँ पे ऐसे अकेले रहते थे, तो ऐसे खाना वाना बनाना सीखा। बड़े से अपना प्याज काटो, टमाटर काटो, एक एक करके धीरे धीरे बढ़िया से उसका लगे, एक एक करके डालो छोंक में, कैसे खुशबू आ रही है, हाँ हाँ अच्छा ये वाली आती है, फिर कैसे जलने का, वो सब चीज़ों को, बेसिक चीज़ों को समझा ना, लाइफ को स्लो लिविंग जिसको बोलते हैं वो। पर लेकिन वो सब होने के बाद वो फिर माया ने फिर से झटका, संसार ने। ये भी कुछ नहीं? हाँ वो मतलब जैसे मैं ऑलरेडी थका तो हुआ ही था लाइफ में, बट कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ उसकी वजह से वो बिल्कुल मैं लाइक मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम में चला गया, डिप्रेशन, सीवियर डिप्रेशन। इस ईयर में? ये 2017। तो उस टाइम पे फिर वो, अब वो बिल्कुल ख़त्म हो गया पूरा सारा का सारा। फिर जैसे बेंगलोर में गया, दोस्तों के साथ रहा, थेरेपी वेरेपी अटेंड की, ये सब किया। फिर फाइनली सबने बोला कि तू कुछ रूटीन बना ले, ये सब कर ले तो सही हो जाएगा। फिर एक जॉब ली दिल्ली में, ये बॉम्बे शेविंग करके कंपनी है। कितने का पैकेज? नहीं वहाँ पे कुछ नहीं मिला। हाँ, वहाँ पे तो कितने 50,000 रुपये देते थे वो महीने के। क्योंकि आप कहीं ना कहीं लाइक लो से स्टार्ट कर रहे हो फिर से। और उस टाइम पे तो मेरे को ऐसा होता था कि जैसे इंटरव्यू में मैंने जो काम किया ना, मैं वो भी भूल जाता था एक्सप्लेन करने में, क्योंकि तुमको इतना ज़्यादा मेंटली वो होता है ना। तो मैं लिख के रखता था कि हाँ ये तो सवाल पूछे ना, देखिए याद रखना तूने ये काम किया हुआ है, उसको भूल मत जाना। तो दोस्त लोग भी हेल्प करते थे कि हाँ देख तू है, तू है इतना इंटेलिजेंट, तू इतना अंडर वैल्यू क्यों कर रहा है अपने आप को। बट ठीक है, उस टाइम पे वो जरूरत थी, तो जैसा भी मिला। उस 18-19 के आसपास? हाँ ये मतलब 17 के एंड में, फिर 18 और फिर 19 ऐसे। 2 साल आपने नौकरी की? हाँ ऑलमोस्ट 2 साल के आसपास। फिर क्या हुआ? उसमें भी काम तो बढ़िया किया मैंने, मार्केटिंग कैंपेन्स बनाते थे हम उसमें भी, क्योंकि बढ़िया बढ़िया कैंपेन बनाए मैंने, जैसे कैंपेन लीड भी किया एक लास्ट में। फिर वहाँ पे जाके फिर तब वो, लेकिन वो प्रॉब्लम परसिस्टेंस हो रही थी कि वो वहाँ पे भी अकेला ही था मैं, दिल्ली में भी। और मेन प्रॉब्लम इसमें मेंटल हेल्थ में अकेले होने की होती है। मतलब फैमिली, पेरेंट्स, भाई बहन? नहीं बहन जैसे कनाडा में थी तो वही आया ना, फिर बहन ने बोला कि तू यहाँ पे आ जा। कनाडा बुलाया? हाँ तो फिर वो कनाडा का पूरा वो PR VR का प्रोसेस किया, आईलिट्स क्लियर किया, फिर से एग्जाम, फिर से टेस्ट, बोला हाँ आईलिट्स से भी बढ़िया स्कोर करना पड़ता है तभी वो मार्क्स मिलते हैं। 7 नहीं, उसमें तो बहुत ज़्यादा चाहिए ना, मतलब कम से कम 8 चाहिए तुमको। तो वो सब किया, फिर वो कनाडा में PR लगा के कनाडा गया। वो गए तो इसलिए थे कि हाँ उसके साथ रहेंगे, अकेले नहीं रहना है टाइप से, बट वो बात नहीं बनी, जो कि वो होता ही नहीं है। वो कोई भी इंसान दूसरे को इतना नहीं बर्दाश्त करता है। एक टाइम बहन है। की भी लाइफ है और वो उसकी भी मैरिड लाइफ है अभी। तो फिर वो वहाँ से फिर वह जैसे अलग ही, वहाँ से फिर अलग रूम लेके जॉब में वहाँ पे रहने लग गया कनाडा में? हाँ 20-21 के आसपास? 19, हाँ 20-19 में गया था मैं, मार्च में वहाँ पे गया था। तो उसके बाद फिर वो कोविड आ गया। तो ऑलरेडी जो सिचुएशन जो इतनी टेंस थी वो और टेंस हो गई कि अब वैसे इंटरेक्शन नहीं है, क्योंकि मेरा मेन काम तो जॉब करना इसलिए था कि लोगों से इंटरेक्ट होता रहे, रूटीन बनी रहे, कि हाँ उसके माध्यम से तुम थोड़ा स्टेबलाइज रहोगे। और उस बीच में मैंने जैसे मेडिटेशन ये सब भी पूरा स्टडी वगैरह भी किया कि ये होता कैसे है यार, ये मन में ये सब चीज़ें आता क्यों है, डिप्रेशन ये काम कैसे करती है, सब चीज़ें। जैसे मैं थेरेपिस्ट पूछा था यार ये मेरे अंदर जो शक्ति है वो आ क्यों नहीं रही है, जैसे मुझे पता तो है कि मैं इतना टैलेंटेड हूँ, बट मेरा वो करने का मन क्यों नहीं करता है। अब मुझे पता है कि हम ये सारी चीज़ें कर सकता हूँ, मैंने की हुई हैं, बट पता नहीं अंदर से इच्छा ही नहीं होती। अब ये क्या चीज़ है, इसको एक्सप्लेन करो ना। मतलब बहुत कम लोग एक्सप्लेन करते हैं उसको सही शब्दों में कि ये होता क्या है, कैसे काम करता है। तो उस समय में क्या वहाँ पे थोड़ा बहुत जैसे विवेकानंद का पढ़ा, सदगुरु को सुना उस टाइम पे कि हाँ ये जवाब देते हैं, साइकोलॉजी का वो सब पढ़ा, वो कोग्निटिव थेरेपी ये सब जो करते हैं। बट वो फाइनली जाके जैसे कृष्णमूर्ति को बहुत पढ़ता था मैं उस टाइम पे,
जय कृष्णामूर्ति। मतलब मेरे को ये मान लो स्पिरिचुअल मास्टर में वो सबसे ज़्यादा होते हैं जो कि वो किसी चीज़ को मानते नहीं थे। उनकी मेन फिलोसफी है कि रिजेक्ट ऑल अथॉरिटी, कि तुमको जो भी इंसान तो बता रहा है ना, तुमको कैसे पता कि वो सच बता रहा है, कैसे पता, खुद जानो। तो वो पढ़ते 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 और ये मान लो कि बस भगवान की एक दिन ग्रेस थी, बट वो ग्रेस तो तब हुई जब सब कुछ छूट गया। बोले ये मान के चलो कि लाइफ में अब कुछ नहीं बचा है, अब तुम अकेले पड़े हो कनाडा में, ठीक है तुम जॉब कर रहे हो ये सब कर रहे हो, बट कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास। तो उस टाइम पे वो मन जो है वो अपने आप ही शांत हो गया फिर। सब कुछ छोड़ करके वैराग ले लेना, मतलब ये अचानक तो वो अपना भी हो गया ना वैराग में, बताया ना वो भगवान ने अपना भी वैराग करा दिया ना। देखो ना सारी चीजें हटा दी एक एक करके सारी चीजें हट गई है वहाँ पे। अब कोविड में तुम बस अकेले कमरे में बैठे हो, ठीक है, किसी को तुम जिंदा हो मरे हो किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। पेरेंट्स आपके? नहीं पेरेंट्स जैसे यहीं पे थे, बट वो पेरेंट्स से इंटरेक्ट में इसलिए नहीं करता था क्योंकि वो पेरेंट्स ही मेन उस चीज़ की वजह थी। जो फैमिली का जो चाइल्डहुड ट्रॉमा था, हेल्पलेस वाली सिचुएशन थी ना, मैं उससे बार बार वही पूछता था थेरेपिस्ट से, मैं कहा यार मेरे को ये हेल्पलेस वाली सिचुएशन सही नहीं लगती। क्योंकि बचपन में क्या होता था ना, जैसे घर में मारपीट होती थी ना, तो ऐसे बच्चे तुम सिर्फ देख सकते हो, तो तुमको वो हेल्पलेस वाला चीज़ फील होती है, यार मैं कुछ कर पर्सनल हो जाएगा। पर क्या मतलब ऐसा सिचुएशन था कि मतलब चीजें घर में बहुत ठीक नहीं थी ऐसा? हाँ बहुत खराब थी ना, वो ठीक नहीं क्या, बहुत खराब थी। तो वो वाली चीज़, फिर एक और भी इंसिडेंट हुआ लाइफ में, तो फिर जो वो चीज़ ट्रिगर हो गई कि यार कहीं ऐसे ना हो कि मान लो कुछ गलत हो रहा हो और मैं कुछ कर ही ना पाऊँ, मुझे ऐसे नहीं करना है। मुझे वो कुछ समझाओ कि मैं कैसे इस चीज़ को काबू में करूँ। कि जैसे ये 3 साइकोलॉजिकल में बोलते हैं ना कि 3 रिएक्शन होते हैं इंसान के, कि वो किसी सिचुएशन में या तो फाइट करता है, या फ्लाइट करता है, या फ्रीज करता है। पशु भी देखोगे आप, ये 3 रिएक्शन करते हैं, या तो वो शेल में चले जाएंगे, फ्रीज हो जाएंगे, या वो भाग जाएंगे, या वो फाइट करेंगे आपसे। तो बहुत सारे सिचुएशन में जब ऐसे मान लो कुछ ऐसे हो रहा हो तो फ्रीज वाली उसमें चले जाते थे मैं, बट वो सही नहीं है फ्रीज वाली, वो हेल्पलेस वाली सिचुएशन है। तो उससे बाहर कैसे निकले भाई। तो ये सब करके वही मान लो कि फाइनली जब तुम बिल्कुल ही शून्य हो गए, जब जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं वैसे भी, फिर मेरे को ऐसे ही था कि जैसे वो कृष्णमूर्ति जैसे तो पढ़ता ही था मैं, इंटरेस्ट तो था ही सब में, तो मन में ऐसे ही विचार आया कि यार अब तो जाने ही नहीं जाने कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अब भगवान मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, उत्तर है भी कि नहीं है मुझे ये भी नहीं पता है यार छोड़ सब कुछ छोड़ दूँ मैं। तो मन में ऐसा हो वैसे विचार आया ना कि अच्छा तू तो मर जाएगा अब। मैं ठीक है मर जाएंगे। और उस जब तुमने वो एक्सेप्ट कर लिया ना पूरी तरीके से, तब तुम्हारा मन शांत हो जाता है। सत्य है, मृत्यु सत्य है। नहीं नहीं, वो जब मन शांत होता है ना, तो मन के परे जो चीज़ है तुमको वो दिखती है एकदम से, कि अच्छा मन के परे भी कुछ था यार, ये तो पूरा खेल था ही नहीं बट उसके लिए जैसे मैंने कोई ऐसे साधना वजह ऐसे कुछ नहीं की ना, वो इनडायरेक्टली लाइफ ने ही करा दिया अपने आप ही, वैसे सिचुएशन ही वैसे बना दी वो। आपने जो वैराग धारण किया, मतलब किसी ने कहा कि फला आदमी से मिल लो, फला अखाड़े से मिल लो, फला बाबा से मिल लो, मतलब ये अचानक से जैसे हम जूना अखाड़े में बैठे हैं, इसके पीछे मतलब जूना अखाड़े से जुड़ने के पीछे का कैसे आपका रास्ता कैसे बना, कैसे? वो जब जैसे वो उसको फिर मुझे समझ में आया ना ये ट्रिक क्या है, फिर वो सारी चीज़ें समझ में आ गया। अच्छा डिप्रेशन ये होता है, अच्छा ये होता है। फिर मैंने 2-3 दिन तो बहुत लिखा है ऐसे लिख 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 के, अच्छा ये 0 ये होता है, एक ये होता है, मैथमेटिक्स ये होता है, साइंस ये होती है। क्योंकि जब तुमको क्लैरिटी आती है ना, तुमको सब कुछ दिखने लग जाता है एकदम से, कि मतलब अच्छा ये ऐसे चल रहा है संसार, ये ऐसे हो रहा है, ये सब चीज़ें, ये काल ऐसे चल रहा है। तो वो कोविड के टाइम पे मैं सब कुछ छोड़ के रिजाइन करके, मैं अलग में रिजाइन कर रहा हूँ 1 हफ्ते में रिजाइन करके सब वहाँ पे फिर भारत आया मैं 2021 में 21 में बाहर आके। फिर मैं जैसे बुक भी लिखी हो मनाली में बैठ के लिखिए आप। हाँ, वो कोविड में 1 महीने का लॉकडाउन था, वहाँ पे कोई पॉजिटिव आ गया तो उन्होंने पूरे होटल को बंद कर दिया तो वही जो लोग अंदर बैठे हुए थे बस वही बैठे हुए थे तो सही था वो, वहाँ पे बैठ के पूरा उसको लिखा मैंने जो भी समझ में आया था। फिर वो जर्नी चलती गई, फिर आगे आगे मैं देखता गया कि अच्छा क्या करना है धीरे धीरे। फिर आध्यात्मिकता में जैसे फिर वो ये आया कि अच्छा इसको और सीखते हैं। मेन काम इसमें बीच में आया कि प्रारब्ध जिसको बोलते हैं ना, क्योंकि मैं जो हेल्पलेस वाली सिचुएशन में बोल रहा था ना, कि वो एम्पैथी वाली सिचुएशन मेरे को बहुत सेंसिटिव हूँ मैं, कि मुझे ऐसे जैसे दूसरे के साथ हो रहा है तो ऐसे लगता है कि यार गलत नहीं होना चाहिए दुनिया में, बट वो कमजोरी है क्योंकि वो कहीं ना कहीं तुम्हारी इच्छा है, तो वो इच्छा के लिए तुम्हें वो प्रारब्ध कराएगी वो,
क्या देख तुझे दुनिया को ठीक करना तो इतना बड़ा काम करना पड़ेगा, इतने सारे काम करने पड़ेंगे, करेगा? ये बात चलो ठीक है, वैसे भी लाइफ में जो मिलना था वो तो मिल ही गया है, जवाब तो मिल ही गया जो चाहिए था। अब तो भगवान की लाइफ है, भगवान ठीक है, भगवान जो आपको करा ला कराओ, कोई दिक्कत नहीं है अब। तो अब 2021 में ये सोच लिया था कि आपको वैराग लेना है और अब आपको ईश्वर की शरण में रहना है। नहीं, ईश्वर की शरण में तो पहुंच ही गए ना। ईश्वर की शरण में तो पहुंच गए थे। अब 2021 में फिर ये डिसाइड हुआ कि अब ये आगे लाइफ में करना क्या है। तो फिर वो वहाँ से बना कि अच्छा ये जो जिस चीज़ को हम धर्म बोलते हैं, जिस चीज़ को हम सत्य बोलते हैं, उस चीज़ को वापस कैसे लेके आया जाए, और उस चीज़ को वापस लाके आने के लिए फिर क्या क्या करना पड़ेगा। तो उस टाइम पे फिर मैंने सुनना शुरू किया ये सब विष्णु स्तुति, ये सारी चीज़ें पुरानी जो आध्यात्म की है। एक बैठ बैठ के बढ़िया से एक तारा रह जाता है, मैं उसको बजाता रहता था। फिर मेडिटेशन ये सब कर करके फिर मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि हाँ ये कैसे काम करता है, उसकी टेक्निक। सबसे पहले मैंने एक सीरीज़ की थी वहाँ पे, ट्रुथ सीरीज़ करके है, उसमें मैंने कितने 5 सीजन किए थे, एक सीजन में ऐसे 20-20 एपिसोड। उसमें सब एक्सप्लेन किया था एक एक करके कि ध्यान क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है। बट फिर वो इतना काम नहीं किया। तो फिर मैं भारत में आया, फिर मैंने सोचा कि अच्छा और सीखते हैं इसको। तो फिर मैं सदगुरु के आश्रम में गया, फिर 9 महीने वहीं पे रहा सेवक की तरह। फिर वहाँ पे वो सारा सीखा, उनका जो क्रिया वगैरह जो होती हैं, ध्यान, सेवा, कर्म योग, अपने आप को समर्पित करना क्या होता है। कि तुमको कुछ भी करने के लिए बोल दे कि हाँ अब गोबर में मुँह में हाथ डालो, इसमें करो, तुमको कुछ भी करने के लिए तुम उपस्थित होने चाहिए हमारा शरीर। वो धीरे धीरे अहंकार कटता है ना उससे। अब तुम कहाँ IIT वाले कनाडा में जॉब कर रहे थे, अब तुम कहाँ पे वो सेव साल के स्टिकर चिपकवा रहे हैं, कुछ और करवा रहे हैं। कितना वैसे लगेगा ना कि यार मैं तो इतना बड़ा इंसान हूँ, मेरे से ये करा रहे हैं। बट वो वहीं पे असली परीक्षा है तुम्हारी। तो फिर वो सीखा। फिर उसके बाद फिर बाहर आया, वहाँ पे पूरा हो गया। मतलब वही अब सब महादेव डायरेक्ट करे ना इसके बाद, मतलब 2021 के बाद सब महादेव डायरेक्ट कर रहे हैं। फिर महादेव बोलो, कुछ महादेव पर छोड़ दिया, महादेव हाँ। उसके बाद मतलब मेरा एक ही काम था कि इस विष को ये पूरा सत्य को वापस कैसे लेके आना है वो बता दो मेरे को, वो मैं कर दूंगा जो आपको करवाना है। पीछे मेडिटेशन एक तरीका आपको मिला या क्या? नहीं, ये जो 4 जो मार्ग जो बताए हुए हैं वही है मेन। तो भक्ति योग, कर्म योग, क्रिया योग और ज्ञान योग। ज्ञान योग मतलब जो मैंने जो किया है अपनी लाइफ में वो एक्चुअली में ज्ञान योग है। मतलब मुझे उसका नाम बाद में समझ में आया कि इसको ज्ञान योग बोलते हैं। ज्ञान योग मतलब कि हर चीज़ को तुम ज्ञान के थ्रू लॉजिकली तुम काट रहे हो। जो पहले जैसे शास्त्रार्थ करते थे ना, वो ज्ञान योग वाली ही चीज़ है कि हाँ आपके सवाल का मैं जवाब दे रहा हूँ, अच्छा मैं सही जवाब दे रहा हूँ, अपनी सहमति नहीं होगी, यदि मैं सही जवाब नहीं दे पाया तो मैं हार गया, आप जीत गए, वैसे वाला है ना। वो ज्ञान योग वाली चीज़ है कि तुम ज्ञान के अंदर जाके उस चीज़ पे पहुंच रहे हो। फिर उसके बाद ये क्रिया योग होता है। जैसे वो अभी वो गुरुजी बता रहे थे, ये जो चक्र होता है कुंडलिनी, जो 7 चक्र होते हैं, जब तुम क्रिया को ऊपर फोकस करते हो कि अभी मैं जैसे मेरा मुंह हिल रहा है तो क्रिया हो रही है ना, तो ये क्रिया कैसे हो रही है, इसको अंदर से जानना कि कौन सा स्विच पहले हिला, फिर उस स्विच ने कौन सा स्विच हिलाया। जैसे इसको मैं डोमिनो की तरह बताता हूँ लोगों को, कॉज एंड इफेक्ट। जैसे एक वो डोमिनो गिरा, उससे टक 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 सारे गिर जाते ना ऐसे। तो मान लो जैसे क्रिया हुई कि मतलब एक विचार आया कि हाथ को ऐसे घुमाना है, और फिर वो कैसे वो विचार से यहाँ पे तरंग गई होगी, फिर वो यहाँ पे मसल से गया होगा, फिर वो हाथ कैसे घुमाया होगा। तो इसको जब तुम अंदर से देख के उसको जानना शुरू कर देते हो, वो क्रिया योग है, मूवमेंट को। फिर कर्म योग है। कर्म योग मतलब कि तुम जो भी कुछ कर रहे हो उसको भगवान को अर्पित कर दो, निष्काम कर्म। वो सेवा जिसको बोलते हैं ना, वो वही है। आश्रम में या कहीं पे भी तुम जो सेवा करते हो बिना आशा के, मतलब कि क्या हो मिलेगा, वो कर्म योग है। तो वो भी कर सकते हो। और फिर लास्ट वाला भक्ति योग। भक्ति योग में बेसिकली मतलब इसको साइंस से भी एक्सप्लेन किया जा सकता है, बट भक्ति योग मतलब कि भगवान की आराधना करना, और पहले तो भगवान और लास्ट में फिर मतलब भगवान हो जाना, इन सेंस। अभी आप कौन से उसमें है? भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग करते हैं ना एक साथ ही, वो मिक्सचर है। वैसे लाइफ में तुमको मिक्सचर ही करना पड़ेगा टोटल। जब सब कुछ मतलब इसके पहले की लाइफ ऑलरेडी चीज़ें चल रही थी, पर अभी जैसे आपने वैराग लिया, कपड़े त्याग दिए, बाकी चीज़ें वो हुई, मतलब कितना इसको लेकर के ये जो चेंज हुआ इसमें कितना दिक्कत? नहीं, मेरे तो अपने आप ही हो रहा है ना। मैं वही बता ना, मैंने इससे कुछ लिया कुछ नहीं है ना। कहाँ लिया मैंने, बताओ अब इस सब में कहाँ लिया मैंने कुछ भी? मिलता है
सब जैसे तुम जैसे आगे बताते हैं कि हाँ अब ये करना है वैसे करना है। और जैसे अभी ये वैराग वाला है, जैसे नंगे पैर है, नंगे पैर चलने से तो बहुत बढ़िया चेतना रहती है, क्योंकि तुम टच में रहते हो, तो तुम फिजिकल रियलिटी के हमेशा तुमको इनपुट मिलता रहता है, तो तुम विचारों में कम खोते हो। ऐसे ही शरीर में भी वही, तुम तो ज़्यादा ढकोगे वकोगे तो उसकी वजह से वो कंफर्टेबल तो रहता है, बट कंफर्ट की वजह से तुम मेंटल स्पेस या विचारों में ज़्यादा फंसने के चांस रहते हैं। और ये सब तो जैसे आदत हो गई धीरे धीरे। मैं दिल्ली में जब था उस टाइम पे 3-4 महीने में दिल्ली में रहा वहाँ पे, तब मैंने पूरी पढ़ाई की सारी सारी साइंस के, क्वांटम फिजिक्स से लेके न्यूरो साइंस से लेके कंप्यूटिंग से लेके एनालॉग से लेके जितना भी सारा सब पढ़ के वहाँ पे वही जैसे जो साधना जो वहाँ पे सीखी थी ना आश्रम में, वो साधना करता था सुबह जैसे 2-3 घंटा। बीच में फिर मैं अपने वाला वो साधना करता था ज्ञान वाली, कि हाँ अच्छा अभी आज ये चीज़ सीखनी है, आज इसके बारे में पढ़ना है। ये सारी धर्मों की किताबें पढ़ी, कुरान पढ़ी, हदीस पढ़ी, ये पढ़ी, बुद्ध धर्म की पढ़ पढ़ी, लिया। चाइनी की हिस्ट्री पढ़ी, इजिप्ट की हिस्ट्री पढ़ी, इसका पढ़ा उसका पढ़ा, सारी चीज़। मतलब ये है क्या यार, इसको देखो तो ही है क्या, चक्कर क्या है ये सब। फिर वो सब किया उस टाइम पे। फिर मैं, लेकिन जैसे सर्दी का टाइम था तो ठंडे पानी से नहाने की प्रैक्टिस करता था, ठंडे पानी से नहाता था। तो शुरू में तो जैसे लगती थी ठंड, तो ऐसे वो करके कि हाँ तुम कहाँ पर हो, ठीक है तुम थोड़ा वैसे करो, हाथ से कर रहे हो। बट धीरे धीरे तुमको समझ में आने लगता है, वो शरीर भी उसका वो धारण कर लेता है, वो आदत हो जाती है ना, थोड़ी कैपेसिटी बढ़ जाती है उसकी। तो उसके बाद जैसे वो सब छोड़ के फिर मैं वहाँ पे पद यात्रा के लिए गया, वो मनाली गया, वहाँ पे से मनाली से चलना शुरू किया मैंने। अकेले पदयात्रा की? हाँ, कहाँ से कहाँ? मनाली से शुरू किया मैंने। फिर पहले हिमाचल में गया मैं, फिर पहले वो खीरगंगा जो वैली है कसोल वाली, फिर ऊपर खीरगंगा तक गया, फिर वापस नीचे आया, फिर वो आगे वो तीर्थन वाली वैली में ऊपर तक गया, फिर वापस आया, फिर नीचे आके ये नारकंडा से फिर इस साइड उत्तराखंड की साइड आ गया। क्या ढूंढने गए? नहीं नहीं, ये तो सब महादेव डायरेक्ट कर रहे हैं ना। इसके बाद तो बताया, तो उसके बाद से तो सब महादेव डायरेक्ट कर रहे हैं। वो बोले क्या चाहिए करना है, देख तेरे को ये काम करना है, उसके लिए ये चाहिएगा। अब वो चीज़ें सिखा भी रहे हैं। जैसे उस टाइम पे बहुत सारे जैसे बीच में ऐसे बाबा लोगों से मिला, मैं उनके साथ रहा। अब मेरे को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिला कि ये ज़िंदगी जीना होता क्या है, कि ये आश्रम में बैठे हैं, ये कैसे जी रहे हैं। ये धोने के ऊपर, वो पहाड़ के ऊपर तुम केदार कंठा चढ़ के जाते हो वहाँ पे वो बाबा जी बैठे हुए अकेले, ये सोचो। फिर तुम वहाँ पे बैठो, तुम वहाँ पे कैसे जीवन है, क्या करते हैं ये, तुम उनकी शैली को समझते हो ना। ये धोना लगाना, ये चिमटा रखना, इसको कैसे तुम साफ करते हो, कैसे रखते हो, कैसे सीखोगे वो हो। तो फर्स्ट टाइम वो सीख रहे हो ना तुम वहाँ जा जाके ऐसी चीज़ें कर करके। तो ऐसे ही धीरे धीरे जैसे अलग अलग टाइप के लोग मिलते गए। फिर मैंने पूरे चारों धामों की किया पूरा उत्तराखंड के अंदर। हाँ चारों धाम करके फिर वो पूरा करके फिर भविष्य बद्री गया। फिर मैं लास्ट में वो बद्रीनाथ के आगे आता ना। पैदल जाते थे आप यहाँ पे? पैदल पैदल हर रोज चलता था ऐसे। कुछ नॉलेज का कुछ ऐसे वो लगा लेता था कान में, जो सीखना है, क्योंकि वो भी सब चल रहा है, सीखना भी साथ के साथ। और डाउनलोड किया और फिर चलते जाओ। और पहाड़ों में तो वैसे भी बढ़िया वादियाँ रहती है, कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं, ट्रैफिक व्रैफिक इतना नहीं रहता है, बढ़िया से चलते जाओ। बीच बीच में इतने सारे आम के पेड़ आते हैं, कुछ और पेड़ आते हैं वहाँ पे, तो ऐसे ही है अपना खाओ, प्रकृति दे रही है फ्रूट व्रूट भी सब। इन सब में जब आपने नौकरी छोड़ी, तमाम चीज़ें हुई, जैसे आपने अभी कहा प्रकृति देती है खाते रहो, मतलब पैसे रुपए को लेकर के सब मोह माया खत्म हो चुकी थी, जो जहाँ से मिला है, मतलब ऐसे? अभी तो जैसे पैसे वही चल रहे हैं जो कनाडा में कमाए थे वही, क्योंकि वो डॉलर में कमाए थे तो भारत में आकर ज़्यादा हो जाते हैं वो। तो अभी तो वही चल रहे हैं। बट वो वही है कि जब तक वो हैं, जैसे मैं महादेव को बोलता है यार महादेव पैसे खत्म हो जाएंगे, बोले अभी तो है ना तेरे पास। जब है तो उसको यूज़ कर ला, मतलब जब नहीं होंगे तो तब तू कंप्लेन करना ना मेरे को। है तो उसमें क्यों डर रहा है, मतलब आएंगे ना, मतलब। और तू करता जा, तू अपने कर्तव्य पे ध्यान दे, अपने कर्म पे ध्यान दे, तुझे करना क्या है। और उसके लिए तेरे पास है अभी पूंजी, जितना करना है उसके लिए तो है, बस तू करता जा। तो बस वही करते गए आगे बढ़ते गए। फिर ऋषिकेश में गया, बीच में जैसे फ्लूट बजाता था मैं, फ्लूट बजानी सीखी। उसके बाद तो बहुत सारी चीज़ें सीखी, जैसे म्यूजिक के अंदर फिर ये राग वगैरह, ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, ये सब काम कैसे करता है, अंक गणित कैसे काम करता है, सांख्यिकी कैसे काम करती है, न्यूमरोलॉजी जिसको बोलते हैं वो कैसे काम करती है, ये सब चीज़ों के अंदर डीप में जा जाके ना। और फिर अभी मेन मकसद तो वही है कि पूरे ज्ञान को एक अच्छे से समझ के उसका ऐसे शब्दों में डालना ताकि आम इंसान को समझाया जा सके या आम बच्चे को समझाया जा सके। मतलब
जीवन का मकसद मिल गया, जो आप कह रहे थे कि अब इसके बाद क्या करना है, तो अब वो मकसद कहीं ना कहीं मिल गया है कि सारा ज्ञान लेकर के उसको आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है, ऐसा। हाँ मतलब वो उसी से आप जो जिस चीज को धर्म बोलते हैं ना उसकी स्थापना होगी, क्योंकि जब ज्ञान में क्लैरिटी होगी ना तब ओपिनियंस फेड हो जाएंगे, समझे आप। तथ्य जब आएगा तब आपको ओपिनियन मैटर नहीं करता है, फिर वो तथ्य है। तुम क्या सोचते हो मुझे क्या मतलब फिर कोई कुछ भी टिप्पणी करता रहे उसके ऊपर, वो तो तथ्य है। तो यदि हम उसको अभी जैसे आध्यात्मिकता वाले जो चीज़ है यदि उसको विज्ञान से जोड़ दे बढ़िया से, तब कोई उसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकता ना। अभी क्या है ना, जर्नलिस्ट में भी यानी इनके ऊपर ही बहुत कमेंट किया ना मैंने, लिखा हुआ है ऐसे कि बहुत सारे ऐसे हैं भारत के जिनको ये अमेरिका वाले पैसे दे देते हैं, अवार्ड दे देते हैं, तो वो अमेरिका की बोली बोलना चालू कर देते हैं। अब वो हो सकता है इंटेंशनल और अनइंटेंशनल भी हो सकता है कि तुमको जो अप्रिशिएट कर रहा है ऑब्वियसली तुम उसके विचारों से सहमत होगे, बट वो अब वो अमेरिका के वो लोग ऐसे भी लोग भी नहीं है कि जो साइंस विज्ञान समझते हो। क्योंकि अभी मैं जैसे सदगुरु का ही हुआ था, वो सदगुरु जो है वो अमेरिका के जो वो है ना सर्जन जनरल, मतलब जो टॉप में मेडिकल एडवाइस जो देते हैं, वो है न्यूरो डॉक्टर, वो उसके साथ बैठ के मेंटल हेल्थ डिस्कस कर रहे हैं। और भारत के अंदर वो हाई कोर्ट वाला कोई तो जज है, वो उनके से उसमें आश्रम में रेड करा रहा है कि यहाँ पे पता नहीं क्या कर रहे हैं। अरे भाई वो इंसान को समझ में आता है कि इस इंसान की वैल्यू क्या है। अब तुम गधे हो क्या, मतलब कि वो न्यूरो ब्रेन सर्जन है, वो यदि उस सदगुरु को साथ में बैठ के उसको रिस्पेक्ट दे रहा है तो उसको समझ में आता होगा ना कि हाँ ये इंसान की बातों में कुछ दम है, उसमें दिमाग नहीं है क्या मतलब। और तुम यहाँ पे बैठ के बोलते हो कि अली विश्वास है ये सब है। अरे यार कुछ तो देखो, मतलब तुम जिन लोगों को फॉलो कर रहे हो एटलीस्ट उनकी बात ही देख लो। इन तमाम चीज़ों का सारा आप महाकुंभ में आए, स्नान हुआ? स्नान हुआ? हाँ स्नान बढ़िया किया ना। अब जैसे जूना अखाड़े में है तो उनके साथ ही गए, वो आनंद आया? वैसे थोड़ा बहुत, वो पूरा वो नागा वाला नहीं, क्योंकि फिर वो ऐसे लगता है कि तुम उसको अप्रोप्रिएट कर रहे हो ना, जब तुम सही में सन्यासी नहीं हो तो उसको क्यों एक्टिंग कर रहे हो वैसे वाले। बट वो ऐसे तौलिया लपेट के बस उसमें लगा के। संन्यास लेने का कोई मन है? सन्यासी है यार वो। देखो मेरा तो मन है ना, मेरे को बनना है नोबडी। नोबडी? हाँ मतलब कुछ नहीं बनना है। वैराग्य का असली मतलब वही है। तो इसलिए वहां पे आपने जो सवाल पूछा था ना उसका वही जवाब है। वो गुरुजी ने भी वही जवाब दिया था कि एक सन्यासी वैरागी नहीं बन सकता, बट एक वैरागी सन्यासी बन सकता है। जो कि वैरागी मतलब कि कुछ नहीं होना बिना राग के। बट यदि सन्यासी बने तो तुमको गुरु के प्रति राग तो रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा। तो बिना राग के तो नहीं हुआ वो। उसको ये तो नहीं होगा कि मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, नहीं हुआ ना। तो वो वाली चीज जरूरत नहीं है ना उसकी। आखिरी सवाल यूथ के लिए, क्योंकि आप तो सब कुछ कर चुके हैं, इतनी पढ़ाई, धर्म की पढ़ाई, अलग अलग तरीके से नौकरियां, सब कुछ कर चुके हैं। यूथ के लिए, क्योंकि आज के समय पे कई बार अलग अलग प्रेशर में यूथ रहता है, और वही जो जीवन के मकसद की बात हुई कि मकसद ही नहीं पता है, मतलब सुबह मशीन की तरह उठना है, नौकरी करना है, रात में आकर के फिर सब कुछ रूटीन वैसा ही है। यूथ के लिए कोई एक मैसेज जिससे वो अपने जीवन को अच्छे से जी सके, और एक जो मेंटल इलनेस जैसी चीजें कई बार आ रही हैं वो चीजें ना हो, क्योंकि आप तो अब आपने तो बहुत कुछ एक्सपर्ट हो गया ना अब तो मैं। यूथ के लिए मेन तो इसमें यही है कि अपना जो ये पुराना जो इतिहास है, वैदिक इतिहास, उसको ऊपर जाए। यदि तुमको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है तो जवाब वहीं पे मिलेगा। और दूसरा, यदि तुमको ऐसे है कि तुमको करना क्या है, तो ये तो बहुत बड़ा काम है ना। अभी हमको सारे जो पुराने जितने भी सारे किताबें जो लिखी हुई है, किसी ऋषि पिंगला ने कुछ थ्योरम लेके लिखी हुई है, किसी आर्यभट्ट ने कुछ और थ्योरम लेके लिखी हुई है, जो कि हमने अभी वो ज्ञान बिल्कुल विलुप्त हो गया है ऑलमोस्ट, हमने समझा ही नहीं है। पाइथागोरस की थ्योरम हमारे यहाँ पे बहुत पहले दी गई थी। वो पाइथागोरस की थ्योरम वैसे भी पाइथागोरस की थ्योरम नहीं है, क्योंकि उससे पहले इजिप्ट के अंदर वो थ्योरम बहुत पहले से थी, 500-600 साल पहले। वो तो बस पाइथागोरस ने उसको फेमस कर दिया तो उसके नाम से ही है। वेस्ट वालों ने तो आधे से ज्यादा यही किया, अपने नाम चिपका लगा के, लेबल लगा के बेचा ज्ञान को। माना जाता है कि मतलब भारत और मतलब भारत का जो इतिहास है बहुत पुराना है, तो इसको लेकर के कुछ आप ऐसा करने वाले हैं कि जो चीज़ें हैं हमारे पूर्वजों ने, आप पहले के समय पे हुई है वैदिक तौर पर जो चीज़ें, क्योंकि आज के समय पे चीज़ें काफ़ी कुछ खत्म हुई हैं, तो वो चीज़ें वापस से रिवाइव हों, क्योंकि आप बहुत कुछ उस पर रिसर्च कर रहे हैं। हाँ तो वही है ना, मैं यूथ को भी बोलूँगा ना कि आप लोग उसमें आओ ना, आपको मकसद भी मिलेगा ज़िंदगी का, इतना बढ़िया मकसद मिलेगा। और
क्योंकि तुम सत्य के लिए भी काम कर रहे हो, और तुम उसी चीज़ में काम करो, उस चीज़ को खंगालो, मतलब अपने रास्ते से करो जैसे तुम कर सकते हो, उस चीज़ को और गहरे में जाओ, और मानने की जरूरत नहीं है, सवाल करो। हमारे इतिहास में तो हमेशा सवाल है, अर्जुन ने कृष्ण से सवाल किए तब गीता बनी, पार्वती ने शिव से सवाल किए तब विज्ञान भैरव तंत्र बना। सारी वो सवालों की है, वो सारी जितनी भी किताबें हैं, कि वो सवाल पूछ रहा चाहिए ऐसे होगा तो ऐसे क्यों होगा। जैसे पार्वती पूछती है कि 112 ही तरीके क्यों है एनलाइटनमेंट के, शिव बोलते 112 ही तरीके है, बस 112 के अलावा कोई तरीका नहीं है ब्रह्म ज्ञान पाने का। वो बोलते 112 ही क्यों है, इसके अलावा क्यों लिए, बोले मैं ढूंढ के लाऊंगा 112, और जा ढूंढ के ला वो ढूंढते रहे सारे में मिला ही नहीं। बोले क्या सही बोल रहे थे आप। तो हमको तो उस सोच को आगे बढ़ाना चाहिए ना, ऐसा नहीं कि कोई सवाल कर रहा है या कोई ऐसे असहमत है तो तुम्हारे खिलाफ है, नहीं, तुम जाके एक्सप्लोर करके देखो, वो चीज यदि सत्य होगी तो प्रमाणित होगी, है ना। उसको मानने की जरूरत नहीं है। तो अभी तो जैसे इसमें बहुत सारा काम है ना, मेरे पास ऐसे फॉर्मूला वगैरह तो सारे हैं कि किसको कैसे कैसे किया जा सकता है। और उसमें क्या है कि टाइम वाली लेबर चाहिए, जैसे फिजिकल में टाइम लिमिटेड होता है। अभी मैं एक लिमिटेड नंबर ऑफ वर्ड्स ही बोल सकता हूँ, एक दिन में मैं कितने शब्द बोल सकता हूँ, लिमिटेड ही है ना, क्योंकि वो टाइम से लिमिटेड है। वो तो उसके अलावा तो फिर बाकी लोग भी करेंगे, कर ही रहे हैं, वैसे तो काफी कुछ आ गया है, बट अभी अब उसको और यदि पूरा विज्ञान से कनेक्ट कर दिया तो ये जो ऐसे वाले जो लोग हैं ना, जो इस पे वैसे उंगली उठाते हैं कि बेसिकली वो ना तो वैज्ञानिक है, ठीक है, वो वेस्ट की विज्ञान का सहारा लेके बस इस चीज को गाली दे ले आते हैं। उनको खुद ही नहीं पता विज्ञान, उन्होंने खुद ही क्वांटम फिजिक्स नहीं पढ़ी, कुछ और नहीं पढ़ा, मतलब उनको तुम क्वांटम फिजिक्स का कुछ पूछोगे तो बोला ये नहीं आता मेरे को, तो क्या विज्ञान है, तुमको समझ भी नहीं आता विज्ञान क्या चीज है अपने आप में। आप अभय जी को सुन रहे थे, इन्होंने 2021 के बाद वैराग लिया है और अपने जीवन में अलग अलग पहलुओं को जानने सुनने पढ़ने के बाद ये इस तरफ बढ़े हैं, क्योंकि उनको अपने जीवन का मकसद लंबे समय तक जब नहीं मिला तो अलग अलग चीज़ उन्होंने करने की कोशिश करी। और फिलहाल यूथ के लिए एक बड़ा मैसेज कि अपनी चीज़ों को जाने, सनातन को जाने, वैदिक परंपराओं को जाने, और जहाँ भी कोई दिक्कत हो अपने धर्म पर, अपने कर्म पर विश्वास करें और चीज़ें सब कुछ सहूलियत में होंगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।